नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर पर। बच्चों, इस वर्ष जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देंगे, बच्चों आप सभी लोगों के लिए आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे हमारा ये क्लास ऑफलाइन जो पढ़ते हैं वो देखेंगे तो वो अपने आंसर का मिलान कर लेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं जो हमसे दूर हैं, ठीक है, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेंगे, क्योंकि बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप लोग, ये आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप बच्चों फेल कर जाएंगे। ईवीएस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कहीं से भी, जैसा उन्होंने टॉपिक बता रखा है, लेकिन उस टॉपिक से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो कहीं से भी घुमाकर दे सकता है। तो ऐसे दौर में आप सभी बच्चों को ईवीएस की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें उतना ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, तभी आप ईवीएस में अच्छे कर पाएंगे। मैथ की अगर बात है तो मैथ तो जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे आता है, लेकिन ईवीएस पहली बार आया हुआ है तो हमें आप लोगों को कोई कमी नहीं करनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर ये हमने अध्याय हमारे त्योहार एवं उत्सव इस चैप्टर से लिया है ये क्वेश्चन, और इस वीडियो में 3 चैप्टर के क्वेश्चन को आप लोग को दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें बच्चे ने कुछ सही भी किया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। मैंने मैथ का और ईवीएस का टेस्ट लिया था जिसमें कुल 55 क्वेश्चन थे और इन्होंने 38 क्वेश्चन किया है, 38 सही किया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सही ही किया है, मतलब एक एवरेज देखे तो ठीक ही है। तो चलिए आप सभी लोग के लिए ये क्लास करवाते हैं। देखिए, वही मैं फिर बता रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। देखो, कह रहा है कि राष्ट्रीय त्योहारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है इन्हें केवल एक धर्म के लोग मानते हैं। बी में है इन्हें पूरे देश में बिना धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। और सी है इनमें केवल धार्मिक पूजा होती है। और डी है ये केवल विद्यालयों में मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय त्योहार जो होते हैं, त्योहार 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। तो राष्ट्रीय त्योहार जो होता है इन्हें सभी धर्मों के लिए, इन्हें पूरे देश में बिना धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, यदि 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य परेड आयोजित की जाती है तो इसका संबंध किस घटना से है। तो ऑप्शन ए दिया गया है भारत की स्वतंत्रता, बी में है संविधान लागू होने, सी में है महात्मा गांधी के जन्म होने, और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य परेड की जाती है किस लिए की जाती है, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए यहाँ पर संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में ऐसा किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इस बच्चे ने इसको सही लगाया है। अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि वन महोत्सव का उद्देश्य समझने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है पेड़ों की कटाई को बढ़ावा देना, बी है केवल वर्षा ऋतु का स्वागत करना, डी है वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करना, और डी केवल जंगलों में घूमना। तो वन महोत्सव का उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करना है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है। अगला देखते हैं। अगला है चौथे नंबर में, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, यदि किसी त्योहार में लोग मिलजुल कर भोजन बनाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं तो यह किस बात को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता,
प्रतियोगिता तो गलत होगा, क्यों सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो इसमें प्रतियोगिता की कोई बात ही नहीं है। बी सामुदायिक सहयोग, सी है व्यक्तिगत स्वार्थ और डी है धार्मिक दूरी। तो इसमें सही ऑप्शन जो होना चाहिए था उस होना चाहिए था सामुदायिक सहयोग। तो इसमें चौथा का बी ऑप्शन सही है, जो कि इस बच्चे ने गलत लगा दिया था। आगे देखते हैं। आगे है कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। इसमें बताना था कि कौन सा सही है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। तो देखो दीपावली फाल्गुन पूर्णिमा, तो दीपावली फाल्गुन पूर्णिमा में नहीं मनाया जाता है, ये गलत है। होली कार्तिक अमावस्या को नहीं होता, ये गलत है। गुरु नानक जयंती सिख त्योहार, गुरु नानक जयंती जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है, इसलिए यहाँ पर जो ये मिलान है वही सही है। तो इसमें ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए, यदि कोई विद्यार्थी कहता है कि त्योहार केवल मनोरंजन के लिए होते हैं, तो दिए गए पाठ के आधार पर उसका कथन पूरी तरह सही है। सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि त्योहार केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं। डी में है पूरी तरह गलत है, क्योंकि त्योहारों का कोई मनोरंजन पक्ष नहीं है। सी में है पहले पूरा ऑप्शन, सभी ऑप्शन को पढ़ना है बच्चों, तभी आप लोगों को फिर सही टिक लगाना है। देखिए सी क्या है, अधूरा है, क्योंकि त्योहार सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं, तो इसमें यही ऑप्शन सही है। डी में है केवल राष्ट्रीय त्योहार के लिए सही है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो तीसरा सही ऑप्शन है। आगे देखिए, माघ बिहू में असम के लोग सामूहिक रूप से मिलकर उत्सव मनाते हैं, इससे मुख्य रूप से कौन सी भावना मजबूत होती है। ऑप्शन ए है एकता और सहयोग, बी है अकेलापन, सी है प्रतिस्पर्धा और डी है असमानता। तो इसमें सामूहिक रूप से उत्सव मनाते हैं, इसमें मुख्य रूप से कौन सी भावना मजबूत होती है, तो इसमें एकता और सहयोग की भावना मजबूत हो रही है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सूर्य मंदिर की सामुदायिक रसोई में सभी को निःशुल्क भोजन मिलना किस विचार को सबसे अधिक तरह दर्शाता है। केवल धार्मिक शिक्षा, बी में है केवल सामुदायिक सेवा और समानता, सी में व्यापारिक गतिविधि और डी में है केवल पर्यटन। तो इसमें सही ऑप्शन है सामुदायिक सेवा और समानता। आगे देखिए, यदि किसी त्योहार को मनाने के दौरान लोग एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं, तो इससे क्या बढ़ता है, तो इससे क्या बढ़ता है, सामाजिक दूरी बढ़ेगी, गलत है। आपसी सद्भाव, मतभेद, प्रतिस्पर्धा, तो इसमें सही ऑप्शन है आपसी सद्भाव बढ़ता है। ठीक है, आपसी सद्भाव, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 10 में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पाठ में बताए गए त्योहारों की विविधता की सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो देखो, भारत में सभी त्योहार एक ही तरीके से मनाए जाते हैं, भारत में केवल धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि गलत है। भारत में राष्ट्रीय धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों की विविधता है, तो ये सही है। भारत में केवल राष्ट्रीय त्योहार महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें ये सही है। इस पाठ में भारत में राष्ट्रीय धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों की विविधता है, ये चीजें यहाँ पर बताया गया है इस पाठ में। ठीक है, हमारे त्योहार एवं उत्सव, तो इसमें इस तरीके से 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए थे, जो आप लोग की एग्जाम में आ सकता है। अब आइए देखते हैं, दूसरा पाठ उठाते हैं। दूसरा पाठ में है वन एवं वन संरक्षण। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहने का मुख्य कारण क्या है। वे मिट्टी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे केवल वर्षा रोकते हैं, वे केवल लकड़ी प्रदान करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती रहे, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सबसे अधिक संभावित है। ऑप्शन ए, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, वन्य जीवों का आवास बढ़ेगा। जब अंधाधुंध कटाई होगी तो वन्य जीवों का आवास बढ़ेगा, गलत है। जैव विविधता बढ़ेगी, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये सही है, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, ये ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। आगे देखिए,
निम्न में से कौन सा कार्य वन संरक्षण में सीधे सहायता करता है? तो देखिए, अवैध कटाई वन संरक्षण में सहायता करता है, गलत है। अत्यधिक शिकार, ये भी गलत है। वृक्षारोपण, ये सही है। प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय, तो इसमें वृक्षारोपण जो है वो वन संरक्षण में सीधे सहायता करता है, ठीक है, ये सही है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि यदि किसी वन में एक विशेष जीव की संख्या अचानक बहुत कम हो जाए तो इसका प्रभाव केवल उसी जीव तक सीमित क्यों नहीं रहेगा? अगर वन में किसी एक जीव की संख्या अचानक कम हो जाए तो इसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहेगा, और भी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन, क्योंकि सभी जीव एक ही भोजन खाते हैं। सी, क्योंकि केवल पेड़ ही प्रभावित होंगे। और डी है क्योंकि वन में कोई खाद्य श्रृंखला नहीं होती। तो इसमें सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे। उसके पीछे कारण ये है बच्चों, क्योंकि जो वन में जीव जंतु रहते हैं, जिसके जीव की संख्या, जो जीव जंतु रहते हैं वो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एक दूसरे का खुराक होते हैं, भोजन होते हैं। तो इसमें क्या करा, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। वन मिट्टी के कटाव को किस प्रकार कम करते हैं? ऑप्शन ए है पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, यही सही ही होगा। पेड़ मिट्टी को पूरी तरह सुखा देते हैं। सी है पेड़ मिट्टी को पानी में बदल देते हैं, ये गलत है। पेड़ मिट्टी को हवा में उड़ा देते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो इसमें ये गलत चेक हो गया है। इसमें 1 मिनट, वन मिट्टी के कटाव को किस प्रकार कम करते हैं? तो इसमें 15 का ए वाला सही होगा, इसमें गलत चेक हो गया है। ठीक है, ए वाला इसका सही होगा। ठीक, चलिए आगे का दिखाते हैं। आगे है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वनों पर खतरे का कारण नहीं है? शहरीकरण, ये खतरा है। औद्योगिकरण, ये भी खतरा है। ये वृक्षारोपण खतरा नहीं है। तो 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, वृक्षारोपण। ठीक, आगे देखते हैं। यदि किसी क्षेत्र में वन कम हो जाए और वर्षा भी कम होने लगे तो दोनों घटनाओं के बीच संबंध किस प्रकार से समझा जा सकता है? वन पर्यावरणीय संतुलन और जल चक्र में योगदान करते हैं, यही सही है। वनों का वर्षा से कोई संबंध नहीं है, गलत है। पेड़ केवल तापमान बढ़ाते हैं, तापमान कहाँ बढ़ाते हैं भाई, ये गलत है। वन केवल वन्य जीवों के लिए उपयोगी है, ये भी गलत है। तो वन पर्यावरणीय संतुलन और जल चक्र में योगदान करते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वां देखिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है भाई? वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, यही सही है। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, जंगलों को समाप्त करना, केवल पर्यटन बढ़ाना, केवल पेड़ों की लकड़ी समाप्त करना, प्राप्त करना, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें सही है वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, यही सही है। आगे देखिए। यदि कोई व्यक्ति वन से केवल उतने ही प्राकृतिक संसाधन लेता है जितने आवश्यक हो और पुनः वृक्षारोपण भी करता है तो उसका व्यवहार किस सिद्धांत के अनुकूल है? तो उसका सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करने पे यही सही हो जाएगा। ठीक, अंधाधुंध दोहन, अवैध कटाई, संसाधनों की बर्बादी। तो इसको अब ये प्रश्न, ये बच्चे आप सभी लोग अभी बच्चे ही हैं, ठीक है, जो भी इसको देख रहे हैं, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता होने लगेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को इसका थ्योरी, ठीक है, अगर कहीं मैं भी कोशिश करूंगा कि थ्योरी भी पढ़ाया करूं आप लोगों को, ताकि चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद फिर आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरीके से। ठीक है बच्चे, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए भी कुछ टेस्ट वगैरह इत्यादि चीज की व्यवस्था सोच रहा हूँ करने के लिए, ताकि जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए, और जो भी बच्चे हमसे पढ़ेंगे उन
मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जवाहर नवोदय विद्यालय में। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ की तैयारी आप करेंगे या स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए भी ये सब जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो उसमें भी आप लोगों को फायदा करेगा। ठीक, चलिए अगला है यानी कि वन संरक्षण के लिए जन जागरूकता क्यों आवश्यक है। केवल सरकार ही वनों की रक्षा करती है। लोगों की भागीदारी के बिना संरक्षण के प्रयास कमजोर हो सकते हैं। लोगों का वनों से कोई संबंध नहीं है, जागरूकता से पेड़ों की बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें जो सही है, लोगों की भागीदारी के बिना संरक्षण के प्रयास कमजोर हो सकते हैं, ये भी सही है। आगे देखते हैं, आगे है ऋतुएं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यदि किसी स्थान पर अधिक समय तक पड़ता है तो वहां सामान्यतः क्या परिवर्तन हो सकता है। ए, तापमान बढ़ सकता है, बी, हमेशा बर्फबारी होगी, सी, दिन छोटा हो जाएगा, और डी है सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश अगर किसी स्थान पर काफी समय तक पड़ता है तो वहां पर तापमान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पाठ के अनुसार भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं बताई गई हैं, तो मुख्य रूप से 6 ऋतु बताई गई है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। वैसे सामान्यतः 3 ही ऋतुएं होती हैं, लेकिन 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक, आगे देखिए, मार्च से अप्रैल के बीच की ऋतु कौन सी होती है। तो मार्च से अप्रैल की जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे देखिए, जुलाई से सितंबर तक की अवधि किस ऋतु से संबंधित है। तो जुलाई से सितंबर तक की अवधि जो है वो वर्षा ऋतु से संबंधित है। ठीक है, इसका बच्चों मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो और भी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल से जुड़े रहेंगे। और बच्चों आप सभी लोग लाइक करें, क्योंकि जितने ही लाइक आएंगे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं आप सभी लोग के लिए और भी मेहनत कर पाऊंगा। देखिए, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कराना, क्योंकि काफ़ी लोग ये सब सारी चीज़ें पेड में कराते हैं, तो आप सभी लोग को फ्री में ये सब सारी चीज़ें, तो आप एक लाइक तो जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है, कह रहे कि दीपावली, नवरात्रि और छठ पूजा का संबंध मुख्यतः किस ऋतु से है। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर। तो इसमें शरद ऋतु में दीपावली, नवरात्रि और छठ पूजा ये शरद ऋतु में ज्यादातर पड़ता है। अगला है, दिसंबर में मौसम के बारे में पूछने में पाठ के अनुसार कौन सी ऋतु बताई गई है। तो दिसंबर में अगर पूछा जाएगा तो इसमें ग्रीष्म है, वर्षा है, बसंत है, ये तो होगा नहीं, तो ये हेमंत ही होगा, तो हेमंत इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, जनवरी से फरवरी के बीच कौन सी ऋतु होती है। तो जनवरी से फरवरी के बीच शरद ऋतु होती है, जो हल्का फुल्का ठंड होता है। ठीक है, इसी को शरद ऋतु बोला जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन को समझने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। प्राकृतिक में मौसम का परिवर्तन एक प्राकृतिक क्रम में होता है। ऋतुएं हर दिन अचानक बदल जाती हैं, गलत है। ऋतुओं का सूर्य से कोई संबंध नहीं, गलत है। ऋतुएं केवल त्योहारों के कारण बदलती, गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही रहेगा। प्राकृतिक में मौसम का परिवर्तन एक प्राकृतिक क्रम में होता है, तो इसमें ए सही रहेगा। आगे देखिए, यह दिसंबर के बाद धीरे धीरे ठंड कम होकर मौसम गर्म होने लगे तो यह किस प्राकृतिक क्रम का उदाहरण है। ऋतु का परिवर्तन, दिन रात का परिवर्तन, केवल वर्षा, केवल तापमान की त्रुटि। तो इसमें सही ऑप्शन है ऋतुओं का परिवर्तन, तो इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऋतु और महीने का युग्म सही है। तो इसमें कौन सा युग्म सही है ये पूछ रहा था। तो बसंत ऋतु जो होता है वो मार्च से अप्रैल होता है, यही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप सभी लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा, और ऐसे ही प्रश्न जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कैसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग अंत तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।